हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरू कर रहे हैं अपन प्रोटीन। प्रोटीन सबसे अधिक महत्व के यौगिक हैं। प्रोटीन शब्द बना है प्रोटियोज से और प्रोटियोज का अर्थ है ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, सर्वाधिक महत्व के यौगिक। क्यों है सर्वाधिक महत्व के यौगिक? क्यों कहते हैं इनको अपन इतने इंपॉर्टेंट? क्योंकि इनके बिना जीवन संभव नहीं है, कुछ क्षण के लिए भी जीवन संभव नहीं है। सजीव और निर्जीव के डिफरेंस की बात करेंगे अपन, तो ये बात कहते हैं अपन कि जिसमें जीव द्रव्य है वो सजीव है, जिसमें जीव द्रव्य नहीं है वो सजीव नहीं है। और जीव द्रव्य क्या है? जिसमें उपापचय है वो जीव द्रव्य है, जिसमें उपापचय नहीं है वो जीव द्रव्य नहीं है। और उपापचय के लिए क्या आवश्यक है? एंजाइम आवश्यक है। और एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन है। इसलिए प्रोटीन के बिना, एंजाइम के बिना जीवन संभव नहीं है, कुछ क्षण के लिए भी जीवन संभव नहीं है। ये नाम, प्रोटीन नाम बर्जीलियस और मोल्डर ने दिया। हमारे शरीर का लगभग 80% जल है और 20% शुष्क भार है। इस शुष्क भार का लगभग 75% प्रोटीन है। यानी हमारे शरीर में लगभग 15% प्रोटीन होती हैं, बाकी 80% जल होता है, बाकी की चीजें केवल 5% हैं। ये किस चीज के बने हुए हैं? यानी इनका संगठन क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर, ये प्रमुख हैं। ये तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा फास्फोरस और कुछ मेटेलिक आयंस भी हो सकते हैं। फास्फोरस और कुछ धात्विक आयन भी हो सकते हैं और ये इनका परसेंटेज है। फिशर एवं होपमिस्टर ने ये डिस्कवर किया कि प्रोटीन के जल अपघटन से अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि प्रोटीन अमीनो अम्लों से बनते हैं। जिस तरह से स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं, इसका अर्थ है कि स्टार्च ग्लूकोज के अणुओं से बनता है। स्टार्च ग्लूकोज का एक पॉलीमर है। ठीक उसी तरह से प्रोटीन अमीनो अम्लों का एक पॉलीमर है। प्रोटीन एक श्रृंखला है, प्रोटीन एक अशाखित श्रृंखला है जिस समय वो बनती है। और प्रोटीन का बनना प्रोटीन सिंथेसिस कहलाता है, जो राइबोसोम पर होती है यह क्रिया, और मैसेंजर आरएनए के डायरेक्शन में होती है। और मैसेंजर आरएनए बनता है, जानते हैं अपन, डीएनए से। इसका मतलब ये डीएनए डिसाइड करता है या ये जीन डिसाइड करता है कि किस प्रकार का प्रोटीन बनेगा, अमीनो अम्लों की श्रृंखला किस प्रकार की बनेगी। तो राइबोसोम पर बनी हुई ये श्रृंखला अमीनो अम्लों का पॉलीमर है। तो इनके बीच में बॉन्ड कौन से हैं? इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड एक प्रकार का एमाइड बॉन्ड है, लेकिन क्योंकि प्रोटीन विशेष महत्व के हैं इसलिए ये बॉन्ड भी विशेष महत्व का है, जो केवल राइबोसोम पर बनता है। इसलिए इसको पेप्टाइड बॉन्ड नाम दिया गया। विशेष महत्व का होने के कारण इसको विशेष नाम दिया गया है, पेप्टाइड बॉन्ड। और प्रत्येक पेप्टाइड बॉन्ड के बनते समय जल का एक अणु प्राप्त होता है और जल का अणु जोड़कर इस बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है। और तोड़ने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है वो पेप्टाइडेज कहलाता है और इसको प्रोटीएज भी कहते हैं। और इसका उदाहरण है हमारी आहार नाल के एंजाइम पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। और हम समझते हैं कि इन बॉन्ड का तोड़ना जो जल अपघटन कहलाता है, उसी को अपन पाचन भी कहते हैं। प्रोटीन के पाचन का अर्थ क्या है? प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड का जल अपघटन कर दें अपन। तो बॉन्ड किस तरह से बनते हैं? यह एक अमीनो अम्ल है और अपन जानते हैं अमीनो अम्लों में अमीनो ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप है, और अम्लीय ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अम्लीय ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इसीलिए तो इनको अमीनो अम्ल कहते हैं। तो अमीनो अम्लों में NH2 और COOH दोनों ग्रुप पाए जाते हैं। पहले अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप काम आता है, ये दूसरा अमीनो अम्ल है, इसका NH2 ग्रुप काम आएगा। जल का एक अणु निकल जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और इसी बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड बन गया कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। ये जो लाल रंग की लाइन बना रखी है ये पेप्टाइड बॉन्ड है और ये जल का एक अणु प्राप्त हो गया। अब जल का एक अणु जोड़कर इसको फिर से तोड़ा जा सकता है। तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ेगा, चौथा उसके आगे, पांचवा उससे भी आगे। इस प्रकार प्रोटीन की श्रृंखला लंबी होती चली जाती है। कहाँ पर? राइबोसोम पर। तो ये प्रोटीन की सामान्य संरचना, प्रोटीन की कुछ सामान्य विशेषताएं। शरीर की सारी क्रियाओं को समझने के लिए प्रोटीन की संरचना को ठीक से समझना बहुत आवश्यक है। बिना प्रोटीन की संरचना को जाने हम लाइफ प्रोसेसेस को नहीं समझ सकते। प्रोटीन इसीलिए सबसे महत्व का है। और प्रोटीन की संरचना को ठीक से समझने के लिए अमीनो अम्लों की संरचना को समझना आवश्यक है। अपन जानते हैं कि
20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं। हालांकि 2 प्रकार के और खोज लिए गए हैं, लेकिन प्रोटीन में 20 प्रकार के स्टैंडर्ड अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और इन स्टैंडर्ड अमीनो अम्लों की संरचना किस प्रकार की है यह समझना आवश्यक है, तब हम प्रोटीन की संरचना को समझ पाएंगे। तो ये एक प्रारूपी अमीनो अम्ल है और ये प्रारूपी अमीनो अम्ल एल संरचना का है और ये डी संरचना का है। तो पहली बात तो अपन ये समझें कि ये एस सममित कार्बन है और इस पर अलग अलग ग्रुप पाए जाते हैं और जिस पर COOH ग्रुप पाया जाता है उसको अल्फा कहते हैं। तो यहाँ पर ये अल्फा है, यहाँ पर ये अल्फा है। अल्फा कार्बन उसको कहते हैं जिस पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। अब देखें अपन, यहाँ पर NH2 बाईं तरफ है, यहाँ पर NH2 राइट साइड में है, दाईं तरफ है। तो इसको तो अपन लेफ्ट से L वर्ड लिया, ये तो कैपिटल L अमीनो अम्ल है, ये कैपिटल D अमीनो अम्ल है, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। और ये प्रारूपी संरचना इस प्रकार से है कि यहाँ पर ये R है, यहाँ भी R है। तो R का मतलब कार्बन की श्रृंखला दूसरी कार्बन चेन और है इनमें। इस असममित कार्बन पर एक R और पाई जाती है और ये R 20 प्रकार की है, इसलिए 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स बनते हैं। ये अमीनो एसिड्स की प्रारूपी संरचना है। अब एक बात तो अपन ये समझें कि D और L में कौन से अमीनो अम्ल कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स का तात्पर्य है प्रोटोजोआ से लेकर हायर प्लांट्स तक और मैमल्स तक, ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं जिनके अंदर वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। इनमें अधिकांश अमीनो अम्ल एल होते हैं, इस प्रकार के होते हैं। और इस प्रकार के डी अमीनो अम्ल बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, यानी प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं और एंटीबॉडीज में, हमारी एंटीबॉडीज में पाए जाते हैं। ये तो डी और एल का डिफरेंस है। एक बात और समझते हैं अपन कि इनका आयनीकरण भी होता है। ये बात तो अपन ने समझ ली है कि अमीनो अम्लों में अमीनो और कार्बोक्सिलिक दोनों ग्रुप पाए जाते हैं और ये अमीनो और कार्बोक्सिलिक दोनों ग्रुप हैं। अब इनका आयनीकरण होगा तो इन दोनों पर आयन बनते हैं, दोनों पर आवेश बनते हैं। इसका ये H यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो ये तो NH3 बन जाता है और ये COO रह जाता है। तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, यानी एक ही आयन पर दोनों प्रकार के चार्ज बन गए। इस प्रकार यहाँ भी दोनों प्रकार के चार्ज बन गए। तो ऐसा आयन जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्ज होते हैं उसको अपन द्विटर आयन कहते हैं, इसको एम्फोलाइट या उभयधर्मी भी कहते हैं। तो अमीनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं या एम्फोलाइट होते हैं या द्विटर आयन होते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो R है ये R अलग अलग तरह की है, ये R डिफरेंट है। 20 प्रकार के अमीनो अम्लों में आपस में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये R है। R की संरचना अलग अलग तरह की होती है। जैसे अपन इस R के अंदर यदि OH ग्रुप होता है तो उसको अपन हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड कहते हैं। यदि इस R के अंदर सल्फर होता है तो अपन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कहते हैं। इस R के अंदर यदि एरोमेटिक रिंग होती है तो हम इसको एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल बनते हैं इस R के डिफरेंस के कारण। बाकी ये संरचना सबकी कॉमन है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और है, एक अमीनो एसिड ऐसा है जिसके अंदर यहाँ R नहीं होती, उसके अंदर H होता है, इस R के स्थान पर H होता है। और यहाँ यदि H जोड़ते हैं, इस R के स्थान पर H जोड़ते हैं तो D और L का डिफरेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि D और L डिसाइड करने के लिए कम से कम 3 तरह की संरचनाएं अलग अलग होनी चाहिए। और यहाँ पर H जोड़ते ही ये 2 प्रकार की संरचना एक तरह की हो गई, तो D और L नहीं बन पाते और उस अमीनो अम्ल को ग्लाइसिन कहते हैं। ग्लाइसिन अमीनो अम्ल सबसे सरल संरचना का अमीनो अम्ल है जिसमें R नहीं पाई जाती, R के स्थान पर H पाई जाती है। और ग्लाइसिन में S समित कार्बन नहीं होता, ग्लाइसिन में D और L संरचनाएं नहीं होती। ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, हायर एग्जाम्स में पूछे हुए हैं और लोअर एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट बात है कि कौन सा अमीनो अम्ल जिसके अंदर D और L संरचना नहीं होती, या कौन सा अमीनो अम्ल है जिसके अंदर असमित कार्बन नहीं पाया जाता, या सबसे सिंपल अमीनो एसिड्स कौन सा है? सबका उत्तर है ग्लाइसिन। अब अपन अमीनो अम्लों की संख्या की बात करते हैं। तो बहुत लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि सब तरह की प्रोटीन, सारे सजीवों की सारी प्रोटीन केवल 20 अमीनो अम्लों से बनती हैं, 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से बनती हैं और इनको स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कहते हैं और इनके लिए स्टैंडर्ड जेनेटिक कोड है।
तो इनका प्रोटीन में इनकॉर्पोरेशन, इनको प्रोटीन में शामिल किया जाता है स्टैंडर्ड जेनेटिक कोड के द्वारा। लेकिन एक 21वां अमीनो एसिड और खोजा गया। तो 20 के बाद में खोजे जाने वालों में पहला यानी 21वां अमीनो अम्ल है सेलिनोसिस्टीन, और ये सिस्टीन की तरह का है। और अपन जानते हैं सिस्टीन में सल्फर पाई जाती है, तो इस सल्फर को रिप्लेस कर दें यदि अपन सेलेनियम से, तो अमीनो एसिड का नाम हो जाएगा सेलिनोसिस्टीन, जिसको शॉर्ट में SEC कहते हैं। सेलिनोसिस्टीन SEC, यह सेलेनियम युक्त अमीनो एसिड है। और यह अमीनो एसिड लगभग सब प्रकार के जीवों में, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, सारे पौधों में और सारे एनिमल्स में पाया जाता है। हमारी लगभग 100 से अधिक प्रोटीन हम जानते हैं जिनके अंदर सेलिनोसिस्टीन पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये सर्वस्वीकृत और सार्वभौमिक अमीनो अम्ल मान लिया गया है। लेकिन इसके लिए अलग से कोई जेनेटिक कोड नहीं है। अपन एक वचन में कोडोन कहते हैं। तो 3 जेनेटिक कोड प्रोटीन संश्लेषण को रोकने के लिए हैं, उनको अपन स्टॉप कोडोन कहते हैं, और वो हैं UAA, UAG और UGA। ये 3 कोडोन जहां आते हैं वहां प्रोटीन का संश्लेषण रुक जाता है, इसलिए इनको स्टॉप कोडोन कहते हैं। इनमें से ये UGA इस सेलिनोसिस्टीन के लिए है, लेकिन सीधे सीधे इसको शामिल नहीं किया जा सकता इस कोडोन के द्वारा, क्योंकि यहाँ तो प्रोटीन संश्लेषण रुक जाएगा। तो विशेष विधि द्वारा इस कोडोन को काम में लेते हुए सेलिनोसिस्टीन को प्रोटीन में शामिल किया जाता है। ये तो 21वें की बात हुई। एक और खोजा गया, तो बाद में खोजे जाने वालों में दूसरा यानी 22वां, जिसको पायरोलिसिन कहते हैं, और ये पायरोलिसिन का सिंबल है PYL, पायरोलिसिन। लेकिन यह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, इसकी यूनिवर्सल एक्रेंस भी नहीं है, यह सब जगह नहीं पाया जाता, सर्वस्वीकृत और सार्वभौमिक नहीं है। यह खोजा गया है मेथेनोजन नाम के बैक्टीरिया में, जो मेथेन प्रोड्यूस करते हैं, और ये आर्किया समूह का बैक्टीरिया है। तो ये सब जगह नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं कहा जाता है। ये सर्वस्वीकृत अमीनो अम्ल नहीं है, और इसको प्रोटीन में शामिल किया जाता है इस बैक्टीरिया में खास विधि के द्वारा, खास कोडोन के द्वारा, और वो है UAG। ये भी एक स्टॉप कोडोन है, ये UAG एक स्टॉप कोडोन है। इसको इस कोडोन के द्वारा सम्मिलित किया जाता है, लेकिन वही एक विशेष विधि से। सामान्य रूप से ये तो प्रोटीन संश्लेषण रोक देगा, लेकिन विशेष विधि काम में लेते हुए इसको शामिल किया जाता है। इस प्रकार अब अमीनो अम्लों की संख्या 22 हो गई। लेकिन फिर यदि प्रश्न इस प्रकार से आता है कि स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कितने हैं, तो 20 ही माने जाते हैं। आज भी जब हम बात करते हैं तो 20 अमीनो एसिड की बात करते हैं, और वो जो जेनेटिक कोड का जो चार्ट बनाते हैं अपन, उसके अंदर 20 का वर्णन ही करते हैं। अब अपन अमीनो अम्लों के क्लासिफिकेशन की, उनके वर्गीकरण की बात करते हैं। तो 20 प्रकार के स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं। इनको 3 ग्रुप में बांटा गया है, इस आधार पर कि उनकी R में कोई NH2 या COOH ग्रुप है क्या। यदि R के अंदर NH2 ग्रुप पाए जाते हैं तो अमीनो अम्ल क्षारीय बन जाता है, और R के अंदर यदि COOH ग्रुप पाया जाता है तो अमीनो अम्ल अम्लीय बन जाता है। और यदि R के अंदर कोई एक्स्ट्रा NH2 या COOH नहीं है तो वो उदासीन अमीनो अम्ल कहलाते हैं, यानी उनके अंदर केवल एक NH2 और केवल एक COOH ग्रुप है। मोनोअमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक, इनके अंदर केवल एक अमीनो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो कुल मिलाकर अमीनो अम्ल हो गया उदासीन। तो पहला ग्रुप है उदासीन का, न्यूट्रल मोनोअमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक, एक NH2 तथा एक COOH, 2 ही समूह पाए जाते हैं इनमें, R में कोई समूह नहीं होता इस प्रकार का NH2 या COOH। और कुल मिलाकर इनकी संख्या 13 है, 13 है, 20 में से 13 उदासीन है। अब इनकी R की संरचना कैसी है, इसके आधार पर इनको फिर 5 भागों में बांटा गया है। R यदि एलिफेटिक है, कार्बन श्रृंखला एलिफेटिक है, तो एलिफेटिक अमीनो अम्ल कहलाते हैं, एलिफेटिक उदासीन अमीनो अम्ल। और इसका उदाहरण है ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन। और अपन ने ग्लाइसिन की खूब सारी बातें समझ रखी हैं कि ग्लाइसिन सबसे सरल है, ग्लाइसिन के अंदर D और L संरचना नहीं पाई जाती, ग्लाइसिन के अंदर S सममित कार्बन नहीं है। इतने सारे प्रश्न बनते हैं इस ग्लाइसिन पर जो अपन ने बात की है। दूसरा है हाइड्रोक्सी, R के अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप को हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं, ये एल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये एल्कोहलिक एमिनो एसिड्स हैं और इनका उदाहरण है थ्रियोनिन और सीरीन। फिर है सल्फर युक्त,
सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, इनकी आर में सल्फर होती है। और इसमें पहला है मिथ्योनिन, और मिथ्योनिन वो अमीनो अम्ल है जो प्रोटीन संश्लेषण के समय सबसे पहले जाके जुड़ता है। प्रोटीन श्रृंखला का प्रारंभ यही करता है, फर्स्ट अमीनो एसिड है ये। और इसके लिए जो कोडोन है वो AUG है, और AUG को इनिशिएशन कोडोन कहते हैं। किसके लिए है ये? मिथ्योनिन के लिए है, यूकैरियोट में भी और प्रोकैरियोट में भी। हालांकि दोनों में मिथ्योनिन में फर्क होता है। प्रोकैरियोट का मिथ्योनिन फॉर्माइलेटेड कहलाता है, F मिथ्योनिन कहलाता है, और यूकैरियोट का नॉन फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन कहलाता है। ये प्रोटीन संश्लेषण के समय समझेंगे अपन, लेकिन फिलहाल यहाँ जान लें अपन कि प्रोकैरियोट में फॉर्माइलेटेड और यूकैरियोट में नॉन फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन। दूसरा है सिस्टीन, और सिस्टीन की बात अपन ने समझी थी अभी। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल जिसमें सल्फर का रिप्लेसमेंट सेलेनियम से हो जाने के कारण सेलिनोसिस्टीन बनता है, वही सिस्टीन। और इसका उपयोग क्या है? प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर बनाने में सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड बनता है, जिसको डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, एक सेलेनियम दूसरा सेलेनियम, इसका सल्फर दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया इस प्रकार का, जिसको डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। तो सिस्टीन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अपन ने पढ़ रखा है कि इंसुलिन के अंदर 2 स्थान पर डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं जो उसका टर्सरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। उदासीन में नेक्स्ट टाइप है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब जिनमें बेंजीनिंग पाई जाती है, जिनकी आर में बेंजीनिंग पाई जाती है, उनको अपन एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कहते हैं। और इसका एक उदाहरण है फिनाइल एलेनिन, और दूसरा उदाहरण है टायरोसिन। और टायरोसिन बायोलॉजिकली ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे दूसरे पदार्थ भी बनते हैं, जैसे मिलेनिन, हमारी त्वचा का रंग, जो काला रंग है हमारी त्वचा का, मिलेनिन, वो टायरोसिन से बनता है। इसी तरह से हमारे हार्मोन है एड्रिनल के, एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन, और उनका प्रिकर्सर, उनका पूर्ववर्ती रूप भी ये टायरोसिन है। नेक्स्ट ग्रुप है विषम चक्री। रिंग तो है लेकिन बेंजीनिंग नहीं है, इसलिए हेटेरोसाइक्लिक कहलाते हैं, विषम चक्रीय कहलाते हैं। और इसका एक उदाहरण है हिस्टिडीन, और हिस्टिडीन से हिस्टामिन बनता है। अपन ने समझ रखा है कि हिस्टामिन मुक्त होता है तो एलर्जी की क्रियाएं होती हैं, हिस्टामिन से एलर्जी होती है और हिस्टामिन बनता है हिस्टिडीन से। नेक्स्ट है इसमें प्रोलीन, और एक इम्पोर्टेंट बात प्रोलीन की कि इसमें NH2 ग्रुप नहीं होता, NH ग्रुप होता है। और NH2 ग्रुप को तो एमिनो ग्रुप कहते हैं, NH को इमिनो ग्रुप कहते हैं। इसलिए 20 में से एक इमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड नहीं होता। कहते इसको भी एमिनो एसिड ही है, लेकिन यदि प्रश्न बनता है कि इमिनो एसिड कौन सा है, तो प्रोलीन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो अपन प्रोटीन की संरचना पढ़ेंगे, हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, तो इसके कारण हेलिक्स नहीं बन पाता, इसलिए इसको हेलिक्स ब्रेकिंग अमीनो एसिड भी कहते हैं। इस प्रकार ये 13 अमीनो एसिड किस श्रेणी के? उदासीन अमीनो अम्लों की श्रेणी के। न्यूट्रल के बाद में नेक्स्ट ग्रुप है अम्लीय, एसिडिक अमीनो एसिड्स। इनकी आर में एक COOH और पाया जाता है, तो कुल मिलाकर COOH हो गए 2 और NH2 ग्रुप है 1, इसलिए ये अम्लीय हो गए। मोनोअमीनो डाइकार्बोक्सिलिक, 2 COOH है इसलिए डाइकार्बोक्सिलिक, 1 NH2 तथा 2 COOH समूह युक्त। आर के अंदर एक COOH एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए ये अम्लीय है। और ये केवल 2 ही हैं, ग्लूटामिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल। और अपन अम्लों को आयन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, आयन की फॉर्म में बोलते हैं, इसलिए ग्लूटामिक अम्ल का आयन ग्लूटामेट कहलाता है, एस्पार्टिक अम्ल का आयन एस्पार्टेट कहलाता है। तो ग्लूटामिक अम्ल कई बार न लिखकर ग्लूटामेट लिखते हैं और एस्पार्टिक एसिड ना लिखकर एस्पार्टेट लिखते हैं, उनका अर्थ एक ही है। तीसरे प्रकार का ग्रुप है वो क्षारीय, बेसिक। इनकी आर में एक NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा है, इसलिए ये डाईअमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। डाईअमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक, एक NH2 आर में एक्स्ट्रा है, इसलिए ये क्षारीय हैं। और ये 2 प्रकार के हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। और एलिफेटिक का उदाहरण है लाइसिन, आर्जिनिन, एस्पार्जिन और ग्लूटामीन। तो ग्लूटामिक एसिड अलग है, ग्लूटामीन अलग है। ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामेट है, और ये ग्लूटामीन है, NH2 ज़्यादा है इसलिए इसका नाम है ग्लूटामीन। अब अपन ने एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रकार की प्रोटीन को
पढ़ रखा है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंसेस में, और वो हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए के साथ, क्योंकि डीएनए अम्लीय है और इसके साथ जुड़ने वाली प्रोटीन क्षारीय होती हैं, और वो प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं जो केवल यूकैरियोट में पाई जाती हैं, प्रोकैरियोट में नहीं होती। और उसके अंदर लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो अम्ल बहुतायत में होते हैं, इसलिए वो क्षारीय हैं। और प्रोकैरियोट में अपन ने पढ़ रखा है वहाँ पर पॉलीअमीन प्रोटीन पाई जाती हैं, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, वहाँ पर पॉलीअमीन प्रोटीन पाई जाती हैं, क्योंकि इन प्रोटीन में भी क्षारीय अमीनो अम्ल अधिक होते हैं। तो प्रोकैरियोट में पॉलीअमीन और यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन्स में लाइसिन और आर्जिनिन अधिक। दूसरा एरोमेटिक का केवल एक उदाहरण है और वह है ट्रिप्टोफैन। और ट्रिप्टोफैन को अपन ने समझ रखा है जब सेरोटोनिन की बात की थी, और सेरोटोनिन हमारे ब्रेन से स्रावित, हमारे ब्रेन में पाई जाने वाला एक केमिकल है जो न्यूरोट्रांसमीटर भी है, जो आहार नाल से भी स्रावित होता है, जो मूड के लिए भी होता है, जो खुशी के लिए भी होता है, जो लर्निंग के लिए भी होता है। ये ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन का पूर्ववर्ती रूप। इस प्रकार ये 20 अमीनो अम्ल, और जिनको अपन ने 3 भागों में बांटा, फिर उनके अपन ने सब ग्रुप्स भी किए। ये क्लासिफिकेशन अमीनो अम्लों का। अमीनो अम्लों को एक और तरह से क्लासिफाई करते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। जिन अमीनो अम्लों का हमारे शरीर में संश्लेषण हो जाता है उनका डाइट में होना या न होना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, लेकिन ये 9 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जिनके बायोकेमिकल पाथवे संश्लेषण के हमारे शरीर में नहीं है। इन अमीनो अम्लों को बनाने के एंजाइम हमारे शरीर में नहीं पाए जाते, इसलिए इन अमीनो अम्लों का हमारी डाइट में होना आवश्यक है, और यदि डाइट में नहीं होंगे तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा, इसलिए इनको एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। और ये 9 है, इनकी संख्या 9 है, अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है ये, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन, टायरोसिन और वेलिन। और ये 2-4 बार गौर से बोल लोगे इनको, ध्यान से देख लोगे इनको तो याद हो जाएंगे। ये 9 अमीनो अम्ल एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना रहती है। अब अपन अमीनो अम्लों का एक और ग्रुप समझते हैं, नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स। वो अमीनो अम्ल जो प्रोटीन बनाने में भाग नहीं लेते, जो जीवों में पाए जाते हैं लेकिन प्रोटीन में नहीं पाए जाते, प्रोटीन के अलावा पाए जाते हैं। और यदि अपन संश्लेषित अमीनो अम्लों की बात करें तो इनकी संख्या 1000 से ज़्यादा है, और जो जीवों में पाए जाते हैं लेकिन प्रोटीन में नहीं पाए जाते उनकी संख्या 190 से 190 से अधिक है। लेकिन अपन केवल परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं की बात करेंगे, और उनमें एक ऑर्निथीन है, दूसरा सिट्रुलिन है, और ये बनते हैं जब यूरिया का संश्लेषण होता है, जिसको ऑर्निथीन चक्र कहते हैं, जो यकृत में होता है। इसको यूरिया साइकिल भी कहते हैं। तो ये यूरिया साइकिल में मध्यवर्ती पदार्थ हैं, ये बीच में बनने वाले पदार्थ हैं। और दूसरा है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, और इसमें गामा पोजीशन पर एक अमीनो ग्रुप और जोड़ दें तो गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। और ये हमारे ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर किनको कहते हैं? एक तंत्रिका तंतु से दूसरे तंत्रिका तंतु में, एक तंत्रिका तंतु से दूसरे तंत्रिका तंतु में जो संवेग जाता है वो यदि किसी केमिकल की सहायता से जाता है, यदि किसी रसायन की सहायता से जाता है तो उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और एक उदाहरण है न्यूरोट्रांसमीटर का गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, जिसको शॉर्ट में गाबा कहते हैं। एक और तरह का अमीनो एसिड जिसको टोरिन कहते हैं, और ये टोरिन हमारे बाइल में पाया जाता है, पित्त में पाया जाता है। पित्त में जो अम्ल बनते हैं, पित्त अम्ल बनते हैं, उनके साथ में लवण के रूप में होता है ये टोरिन। इस प्रकार ये कुछ इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन में नहीं होते लेकिन हमारे शरीर में होते हैं। अब चलते चलते एक बात फिर से याद दिला दूं, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं प्रोटीन के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।